स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे चैनल कैंसिट पे स्वागत है। सो टुडेज टॉपिक इज राउट्स लॉ। आज हम राउट्स लॉ डिस्कस करेंगे और राउट्स लॉ हमें बताता है वेपर प्रेशर के बारे में कि वेपर प्रेशर क्या चीज है। सो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर हमें राउट्स लॉ में दो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस पे डिस्कस करना है। फर्स्ट, मिक्सचर्स ऑफ volatile liquids, mixtures of volatile liquids, यानी कि solute as well as solvent दोनों लिक्विड हैं, और volatile का मतलब अभी हम सीखते हैं क्या है। सेकेंड, हम लोग पढ़ेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं हम, सॉलिड बोलते हैं। सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड या इन वॉलेटाइल लिक्विड। सो ये दो चीजें हम डिस्कस करेंगे। इन दो चीजों के वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। सो यहां पे ये वॉलेटाइल और यहां पे नॉन वॉलेटाइल, इसका मीनिंग क्या है देखिए। वॉलेटाइल मीनिंग ऐसी चीजें विच गेट्स इवेपोरेट इजिली, जो इजिली इवेपोरेट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल आप डीजल देख लो, पेट्रोल हो गया, या सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको भी समझ में आएगा, थिनर जो होता है घर पे नेल पॉलिश साफ करने के लिए थिनर होता है ना, तो एक्चुअली वो क्या होता है, एसीटोन, वो इजीली उड़ जाता है। आपने देखा होगा, पहले हम हाथ पे लगाते हैं, ठंडा ठंडा लगता है, फिर वो इजीली इवेपोरेट हो जाता है। सो ऐसी चीजें, ऐसे लिक्विड्स जो इजीली इवेपोरेट हो जाए, जो इजीली वेपर फेज में चले जाए, उनको बोला जाता है वॉलेटाइल। सो लिक्विड्स जो होते हैं जनरली, सारे लिक्विड्स हम बोले वो वॉलेटाइल होते हैं। मतलब लिक्विड्स जैसे वाटर रखा है बाहर, तो वाटर ना रूम टेम्परेचर पे ही धीरे धीरे वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है ना। सो वो एक वॉलेटाइल चीज है, मतलब इजीली इवेपोरेट। सेकेंडली अगर हम नॉन वॉलेटाइल की बात करें, नॉन वॉलेटाइल क्या, विच डू नॉट गेट इवेपोरेट इजिली, जो इजिली इवेपोरेट ना हो। फॉर एग्जाम्पल शुगर हो गई, NaCl हो गया, ठीक है। मतलब सॉलिड, जो सॉलिड चीज, एक्चुअली जो सॉल्यूट सॉलिड है वो इजीली इवेपोरेट नहीं होता, वो इजीली वेपर फेज में नहीं जाता। सो हम ऐसे सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे। पहला सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों वॉलेटाइल हैं। सेकंड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है एंड सॉल्वेंट वॉलेटाइल है। सो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर विद वेपर प्रेशर, कि वेपर प्रेशर क्या चीज है। सो वेपर प्रेशर समझने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं छोटा सा। इस कंटेनर के अंदर हमने क्या करा, कोई भी एक वॉलेटाइल लिक्विड, कोई भी लिक्विड हम डाल दिया हमने इसमें। सपोज करो ये लिक्विड्स के मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये कंटेनर कर दिया हमने क्लोज। और जो हमने कंटेनर लिया था, ये जो कंटेनर लिया था, इनिशियली इसको बोला हमने इवैक्यूएटेड है, इवैक्यूएटेड कंटेनर है। मतलब जब हम इसमें लिक्विड डाल रहे हैं उससे पहले ना तो इसमें कोई गैसेस पार्टिकल है, ना कोई इसमें लिक्विड के पार्टिकल, ठीक है। सो इवैक्यूएटेड कंटेनर लिया हमने, उसके अंदर हमने लिक्विड भर दिया, ठीक है। अब देखिए, जब आप लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हो तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। सो ये देखते हैं हम, ये हैं लिक्विड के मॉलिक्यूल्स। सुना, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में होती है इंटरेक्शन, जो उनको आपस में जोड़ के रखती है। ऐसे जो डॉटेड लाइन से शो हो रही है, ये है इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होते हैं, मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और अगर कोई मॉलिक्यूल लिक्विड को छोड़ के वेपर स्टेट में जाता है तो उसका मतलब क्या है कि वो इन इंटरेक्शन को ओवरकम कर रहा है, मतलब इन इंटरेक्शन को तोड़ के जा रहा है। अब इंटरेक्शन को खत्म करने के लिए क्या चाहिए, इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल को इतनी एनर्जी चाहिए कि ये इंटरेक्शन को ओवरकम कर जाए। मतलब कि काइनेटिक एनर्जी अगर इसकी हाई होगी तो ये मॉलिक्यूल लिक्विड के सरफेस में जितनी भी इंटरेक्शन है इसके दूसरे लिक्विड के मॉलिक्यूल के साथ, उसको ओवरकम कर जाएगा और वेपर स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। सो ये
एक प्रोसेस होता है कैसे लिक्विड के जो वेपर्स हैं वो कैसे लिक्विड जो है वेपर स्टेट में कैसे जाता है। सो सिमिलरली जो लिक्विड हमने डाला उसमें भी ऐसी इंटरेक्शंस होंगी, ठीक है। और ना लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनमें वो मूव करते रहते हैं विद वेलोसिटी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी से मूव करते रहते हैं और सबकी वेलोसिटी अलग होती है। और इन्हीं मॉलिक्यूल में से कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी काइनेटिक एनर्जी होती है काफी हाई, इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है उनकी कि वो ये जो फोर्स है उसको ओवरकम कर जाते हैं। जनरली ऐसा किसके साथ होता है? ऐसा होता है जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं, बिल्कुल ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे ज्यादा कम अट्रैक्शन किसमें? जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है, देखो ना ध्यान से, बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइड हर तरफ से मतलब 3 डायमेंशनली हर तरफ से इंटरेक्शन शो करते हैं, बट जो सरफेस पे हैं, सरफेस पे जो मॉलिक्यूल हैं उनकी ऊपर से कोई इंटरेक्शन नहीं है, मतलब उनमें जो इंटरेक्शन है, जो लिक्विड के साथ इंटरेक्शन है वो कम होती है एज कंपेयर टू जो बल्क में मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। सो जो सरफेस वाले जो मॉलिक्यूल्स है ना उनकी इंटरेक्शन कम होती है, और उनमें से जिनकी काइनेटिक एनर्जी है ज्यादा, हमने बोला ना कुछ लोगों की कुछ मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है वो क्या करते हैं? सरफेस की इंटरेक्शन छोड़ के, लिक्विड की इंटरेक्शन छोड़ के वो जाना शुरू कर देते हैं वेपर स्टेट में। और इस प्रोसेस को आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, यही प्रोसेस होता है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है एक्चुअली? इस फोर्स को जो सरफेस के मॉलिक्यूल हैं ओवरकम कर जाते हैं ड्यू टू हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और वो लिक्विड का सरफेस छोड़ के वो जाने लग जाते हैं कहां पे? वेपर स्टेट, ठीक है। तो हमने सोचा, हमने मान लिया कि मॉलिक्यूल्स ने वेपर स्टेट में जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है? इवेपोरेशन हो रहा है, मतलब मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जो मॉलिक्यूल्स गैसियस स्टेट में चले गए, ये सारे मॉलिक्यूल गैसियस स्टेट में चले गए। अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन मॉलिक्यूल्स में भी कोलिजन होता रहता है, आपस में एक दूसरे को कोलाइड करते रहते हैं ये, और ना इन कोलिजन के साथ साथ ये क्या करते हैं? अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल ये रहा, एक मॉलिक्यूल ये रहा गैस का, इसने इसको कोलाइड करा, इसने एनर्जी इसको ट्रांसफर कर दी, ठीक है। इसकी एनर्जी कम हो गई, अब इसकी एनर्जी कम हो जाती है, वापस आ जाता है एनर्जी कम होते ही कहां पे? लिक्विड स्टेट में। क्यों? इसने एनर्जी अब दे दी, अब इसकी एनर्जी फिर कम हो गई, ये लिक्विड स्टेट में आ गया। तो ना ये प्रोसेस चलता रहता है, पहले इवेपोरेशन हुआ, फिर कोलिजन, इनके बीच में कोलिजन हो रहा है बार बार गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में, तो ये मॉलिक्यूल आ जाते हैं अंदर आना शुरू कर देते हैं एक टाइम के बाद, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है? इवेपोरेशन भी हो रहा है और ये मॉलिक्यूल अंदर भी आ रहे हैं धीरे धीरे। और जो मॉलिक्यूल कहते हैं वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में आते हैं, इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ये भी आपने पहले सुना हुआ है, बट मॉलिक्यूलर लेवल पे आप देखो आप, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स यहां से लिक्विड स्टेट में आना शुरू कर देते हैं। सो ऐसा चलता रहता है, और एक टाइम बाद क्या आता है? एक स्टेज ऐसी मिलती है आप लोगों को कि रेट ऑफ इवेपोरेशन, जिस रेट से इवेपोरेशन हो रहा है वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल हो जाता है? रेट ऑफ कंडेंसेशन के। मतलब कि सपोज अगर दो मॉलिक्यूल एक सेकंड के अंदर इवेपोरेट हो रहे हैं तो दो ही मॉलिक्यूल एक सेकंड के अंदर कंडेंस हो जाएंगे, मतलब कि जितने मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में उतने ही रहेंगे, जितने मॉलिक्यूल लिक्विड में वो उतने ही रहेंगे। अब कोई चेंज नहीं होगा इस स्टेज पे, जब ये स्टेज आ जाएगी। इवेपोरेशन एज वेल एज कंडेंसेशन सेम रेट से हो रहा है, और 10 मॉलिक्यूल एक सेकंड में जाते हैं लिक्विड के सरफेस को छोड़ के वेपर स्टेट में, तो 10 मॉलिक्यूल ही वेपर के सरफेस को छोड़ के लिक्विड स्टेट में आ रहे हैं। मतलब ओवरऑल चेंज हो रहा है मॉलिक्यूल्स में, जीरो हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। तो उस टाइम पे, किस टाइम पे? जब ऐसा इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, इक्विलिब्रियम है ना ये, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड ऊपर जाना, रेट ऑफ बैकवर्ड नीचे जाना। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल हो गया, सो इक्विलिब्रियम अटेन हो गया अब यहाँ पे,
इस पर्टिकुलर स्टेज पे ये मॉलिक्यूल जो वेपर वाले मॉलिक्यूल्स हैं, ध्यान से सुनना, जो वेपर्स के मॉलिक्यूल्स हैं ये कुछ ना कुछ प्रेशर लगा रहे होंगे हर तरफ, वॉल पे, ऊपर, लिक्विड के सरफेस पे, सब पे प्रेशर लगा रहे होंगे कुछ ना कुछ। इसी प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। यानी कि आप डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, वेपर प्रेशर इज द प्रेशर exerted by vapor pressure is the pressure exerted by vapors, क्योंकि वेपर से exert कर रहा है प्रेशर, ठीक है, present above the liquid, जो लिक्विड के ऊपर वेपर है वो प्रेशर लगा रहे हैं, which is in equilibrium with liquid, मतलब क्या बोला जा रहा है, अब देखिए डेफिनेशन को ढंग से। वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, वेपर्स प्रेशर लगा रहे हैं कौन से, जो लिक्विड के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, जो कि इक्विलिब्रियम में है विद लिक्विड, लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है। मतलब समझ में आ गया ना, इक्विलिब्रियम मतलब कि इस स्टेज पे, इस पर्टिकुलर स्टेज पे जो वेपर प्रेशर लगाते हैं उस प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। सो अब आपने लोगों ने क्या देखा, वेपर प्रेशर में काइनेटिक एनर्जी एक रोल प्ले कर रही है। क्या कि काइनेटिक एनर्जी अगर मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी तभी वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ के किस में जाएंगे, वेपर स्टेट में, ठीक है। और हम लोगों को पता है जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है वो एक फंक्शन होती है टेम्परेचर का। मींस कि अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, सॉल्यूशन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब आपने अगर इसको हीट देना, आपने इसको टेम्परेचर देना शुरू कर दिया तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी होना शुरू हो जाएगी कि वो अपनी इंटरेक्शन को ओवरकम कर जाए, और अपने इंटरेक्शन को ओवरकम कर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल सरफेस को, लिक्विड के सरफेस को छोड़ के वेपर स्टेट में जाना शुरू कर देंगे, ठीक है। सो टेम्परेचर इज अ फैक्टर ऑफ वेपर प्रेशर, मींस कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है कि अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा। और अगर हम डायरेक्टली बोलें तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है ना, टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ जाता है, और या हम बोलें टेम्परेचर के घटाने से वेपर प्रेशर घट जाएगा। अब इसी फैक्टर के कुछ डेली लाइफ एग्जांपल से इसको आप रिलेट कर सकते हो। देखो इस फैक्टर को, डेली लाइफ का क्या एग्जांपल है। देखिए फर्स्ट एग्जांपल, कटिंग ऑफ अनियन, कटिंग अनियंस। अनियंस को ना जब हम काटते हैं तो हम बोलते हैं उसकी ना जो प्याज की झड़प लगती है आंखों में, आंसू आने लग जाते हैं जब प्याज को काटते हैं। सो उसको कम कैसे करा जाए कि कम लगे प्याज आंखों में, तो क्या करा जाता है, क्या बोला जाता है कि ना इसको ना फ्रिज में रख दो, रेफ्रिजरेटर में रख दो। इसको रेफ्रिजरेटर में रखने का मतलब क्या बोला जाता है कि प्याज का टेम्परेचर कम कर दो, कम टेम्परेचर पे रख दो। रेफ्रिजरेटर पे टेम्परेचर कम कर रहे हैं। सो होता क्या है, जब आप कम टेम्परेचर पे रखते हो अनियन को तो उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता है, मतलब अनियन से कम वेपर बाहर निकलेंगे। अब अनियन से जितने कम वेपर्स बाहर निकल रहे हैं उतने कम ही आपके आंख में लगेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए टेम्परेचर, इसीलिए अनियंस को फ्रिज में रखने को बोला जाता है ताकि टेम्परेचर कम हो जाए उसका, और टेम्परेचर कम होने से उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा और वो कम लगेगी आंखों में, ठीक है। सेकंड देखिए, ज्यादातर जो लैब्स होती हैं केमिस्ट्री लैब, उसमें ना अमोनिया नाम का एक केमिकल होता है NH3, सबने सुना होगा, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इसका जो वेपर प्रेशर होता है बहुत ही हाई होता है, बहुत हाई,
और चलो हाई है कोई दिक्कत नहीं, बट ये आपके आंखों में, आपके थ्रोट में और आपके नोज में ये इससे काफी इरिटेशन होती है। अगर आप इसके आसपास आ गए ना तो आपको एकदम खांसी आने लगेगी, छींकें आने लगेंगी। मतलब बहुत ही एक तरह से बोल दें कि अगर हाई कंसंट्रेशन हो तो ये पॉइजनस भी आपके लिए, आपकी डेथ तक हो सकती है इससे, ठीक है। सो अगर हमें अमोनिया का यूज करना है तो क्या बोला जाता है कि ये केमिकल है ना, इसको रखो रेफ्रिजरेटर में, इसका टेम्परेचर कम कर दो ताकि इसके कम से कम वेपर लगे। और अमोनिया ज्यादातर केमिस्ट्री लैब्स में रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है ताकि जब हमें उसका यूज करना हो तो उसके वेपर्स हमें हमारी आंखों में, थ्रोट में, नोज में ना आए, ठीक है, तो हमें इरिटेशन ना हो, तो इसीलिए यूज होता है। सो ये कुछ एग्जांपल हो गए डेली लाइफ के कि टेम्परेचर घटाने से वेपर प्रेशर घटता है और टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। सो अब देखिए वेपर प्रेशर एंड बॉइलिंग पॉइंट का क्या रिलेशन होता है, इस चैप्टर में यूज होने वाला है अच्छे से। सो अब बॉइलिंग पॉइंट पढ़ते हैं। देखिए एक कंटेनर लेते हैं हम लोग और उस कंटेनर में हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है। अब देखिए वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इवेपोरेट होना शुरू होंगे, इवेपोरेट होंगे, ठीक है। टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। सो ये जो मॉलिक्यूल हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे सारे के सारे मॉलिक्यूल इवेपोरेट तो नहीं हो सकते, मतलब सारे के सारे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो लिक्विड के सरफेस को छोड़ के गैसेस स्टेट में नहीं जा सकते, हम बोले वेपर नहीं बन सकते। तो इनको वेपर स्टेट में जाने से कौन रेजिस्ट करता है, कौन रोकता है? जो ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। ये वेपर ऊपर की तरफ क्या लगा रहे हैं, ये लगाते हैं वेपर प्रेशर, ठीक है। मान के चलो कि रूम टेम्परेचर पे इनका वेपर प्रेशर है 0.2, ठीक है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है 1 बार, जो बाहर से प्रेशर लग रहा है। बेसिकली हम इसको एक्सटर्नल प्रेशर भी बोल देते हैं, पी एक्सटर्नल, ठीक है। जो बाहर से प्रेशर लगता है वो इसको रेजिस्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो प्रेशर लगा रहा है मॉलिक्यूल को कि वो नीचे जाए, ठीक है। और वेपर प्रेशर क्या कर रहा है, वो ऊपर की तरफ लग रहा है, बट वेपर प्रेशर की वैल्यू कम है, ठीक है। वेपर प्रेशर की वैल्यू कम है, वो इसको नहीं कर पा रहा, इसको ओवरकम नहीं कर पा रहा। सो जब ये वेपर प्रेशर को हम इतना बढ़ा दें, हम इतना वेपर प्रेशर बढ़ा दें कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, यानी कि हम इसको 0.2 से बढ़ा के 1 कर दें, 0.2 से बढ़ा के हमने 1 कर दिया, तो क्या होगा, इन ये जो वेपर्स हैं, जो वेपर में जा रहे हैं मॉलिक्यूल, अब वो इजीली जाएंगे, क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है जो उनको वेपर स्टेट में जाने से रोक रहा है, कोई भी ऐसा प्रेशर नहीं है। सो जब ये वेपर प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 के इक्वल बना देते हैं, उस पॉइंट पे क्या होता है, वाटर के सारे मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होना शुरू कर देते हैं, या हम बोले वो बॉयल होना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमने क्या बोला, ऐसा हमें कुछ कंडीशन करनी है कि वेपर प्रेशर को 1 के इक्वल बनाना है। अब वेपर प्रेशर बढ़ाया कैसे जाए, हमने पढ़ा है टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो हम क्या करते हैं, हम इस टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। हमने जो 25 डिग्री रूम टेम्परेचर लिया था, इसको बढ़ाया हमने, और इसको हम बढ़ाते बढ़ाते हमने बना दिया 100 डिग्री सेल्सियस। और हमने क्या देखा, हाँ इस स्टेज पे क्या हुआ कि जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो गया पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सो इस पॉइंट पे जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो सारे के सारे बॉयल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और एक चीज और, जब आप बॉयल करते हो तो आप टेम्परेचर बिल्कुल बेस से प्रोवाइड कर रहे हो, यहां से आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो, ठीक है। सो इवेपोरेशन हमने पढ़ा था कि सरफेस से होता है, बट जब बॉयल करोगे तो सबसे पहले इन मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी जो सबसे बॉटम में होंगे, ठीक है। तो वो फोर्स को सबसे पहले ओवरकम करेंगे और वो सबसे पहले बाहर जाते हैं। इसीलिए जो बॉइलिंग होती है वो बिल्कुल बॉटम से होती है, मतलब जो ये मॉलिक्यूल है, जो सबसे नीचे वाले मॉलिक्यूल है, ये सबसे पहले बॉइलिंग के टाइम पे सबसे पहले इवेपोरेट होते हैं, सबसे पहले बाहर जाते हैं। इसीलिए आपको बॉइलिंग के टाइम पे लिक्विड के अंदर बबल फॉर्मेशन दिखती है कि जो बॉटम में मॉलिक्यूल हैं वो ऊपर आना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो हमने एक्चुअली करा क्या, बॉयल करवाने के लिए हमने टेम्परेचर बढ़ाया, किस लिए कि जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। मतलब ये जो
इनको रेजिस्ट कर रहा था फोर्स, जो प्रेशर, वो प्रेशर बिल्कुल खत्म हो गया। सो हम डेफिनेशन क्या बोल सकते हैं, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर क्या लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है वही एक्सटर्नल प्रेशर होगा। सो ये होती है बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में रिलेशन, ठीक है। तो वेपर प्रेशर से आप कैसे रिलेट करा आप लोगों ने कि टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, वेपर प्रेशर को बॉइलिंग पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बनाओ, और वो टेम्परेचर नोट कर लो जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बना, वही पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सो अब आगे देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, सपोज करते हैं एक X है एंड एक Y है। X बॉयल करता है 110 डिग्री सेल्सियस पे एंड Y बॉयल करता है 70 डिग्री सेल्सियस पे। क्वेश्चन ये है कि बताइए कि X और Y में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है एट 50 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री सेल्सियस पे अगर दोनों रखे हैं तो किसका वेपर प्रेशर, 50 डिग्री सेल्सियस पे दोनों के दोनों रखे हैं तो इनमें से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है। सो देखिए 50 डिग्री से एक को पहुंचाना पड़ रहा है 70 डिग्री सेल्सियस तक, कब, जब उसका वेपर प्रेशर किसके इक्वल बनाने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए बनाने के लिए। क्यों, जो लिक्विड Y है, अगर Y वाले लिक्विड को देखो तो उसे अगर 50 डिग्री सेल्सियस पे रखा है तो उसे 70 डिग्री तक पहुंचा दोगे तो उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, मतलब ये 1 बार के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना, उसका वेपर प्रेशर। और अगर आप अगर X वाले को देखो तो उसको 50 से अगर 70 पे ले जाओ तो क्या उसका वेपर प्रेशर 1 के इक्वल होगा, उसका वेपर प्रेशर 1 के इक्वल होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमें उसे और टेम्परेचर देना है, अभी उसे 110 डिग्री तक पहुंचाना है, तब उसका वेपर प्रेशर जाके इक्वल होगा 1 बार के। सो 70 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम देखें तो 1 बार से वेपर प्रेशर कम है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि 50 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे या किसी भी टेम्परेचर पे देखा जाए, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ज्यादा करीब होता है, ठीक है। मतलब इसको बस 20 डिग्री देना पड़ा, आपने 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बन गया। मतलब इसकी पहले से ही वैल्यू, सपोज करो इसकी पहले से ही वैल्यू 0.8 रही होगी, तभी आपने जब 20 डिग्री दिया तभी ये पहुंच गया 1 बार के। अब इसका क्या रहा होगा वेपर प्रेशर, इसको इतना ज्यादा देना पड़ रहा है, बिल्कुल 60 डिग्री सेल्सियस देना पड़ रहा है, तो इसका बहुत कम 0.4 के करीब वेपर प्रेशर रहा होगा या उससे भी कम, तभी इसको इतना ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बनाने के लिए, ठीक है। सो हम इस चीज से आप लोग क्या समझते हो कि जिसका टेम्परेचर कम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, अब ये चीज भूल जाओ, टेम्परेचर कुछ भी हो, 50 हो चाहे 20 हो चाहे कोई भी टेम्परेचर हो, किसी भी टेम्परेचर पे ना, किसी भी टेम्परेचर पे जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है हमेशा उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो आपसे पूछ लेना कि बताओ एट टेम्परेचर T, कोई भी टेम्परेचर, ठीक है, उस टेम्परेचर पे इन दोनों में से किसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो आप हमेशा क्या बोलोगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसका ही वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो आप इजीली रिलेशन बता सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट अगर ज्यादा है तो मतलब वेपर प्रेशर कम रहेगा, ठीक है। डायरेक्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ये बोर्ड में भी आता है कई बार, ठीक है। सो अब हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ के 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के बारे में।